वेलकम टू बिजनेस स्मोकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे कि क्यों आईफोन के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे बलडोटा स्टील की। उसके साथ साथ हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के रैली की, ओपन एआई और इलॉन मस्क के बीच की लड़ाई की। उसके बाद हम बात करेंगे टीसीएस के डिविडेंड की और उसके साथ साथ पराडा और वर्साचे के डील के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहली न्यूज है एप्पल की और मैं आपको ये बता दूं कि एप्पल के प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ सकती है, स्पेशली यूएस में, और ऐसा हो सकता है कि ये प्राइसेस बाकी के देशों में भी बढ़े। अब ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि यूएस ने नए 10% टैरिफ लगाए हैं जो एप्पल के प्रोडक्ट्स की शिपिंग कॉस्ट बढ़ा देंगे, और जब शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगा तो फिर रिटेल प्राइस भी महंगा हो सकता है। क्योंकि अगर मैं आपको CLSA के रिपोर्ट के हिसाब से बताऊं तो एप्पल के सप्लायर्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो और ज्यादा भी गिर सकती है। क्यों? क्योंकि रियलिटी अगर आप देखो तो एप्पल के प्रोडक्ट्स के जो मार्जिन है वो पहले से ही काफी टाइट चल रहे थे और अब इस 10% के टैरिफ की वजह से उनके मार्जिन्स और नीचे चले जाएंगे। अब बहुत सीधा सा सवाल ये है कि एप्पल जो है वो तो यूएस की ही कंट्री है। अगर एप्पल यूएस की ही कंट्री है तो वो अपने ही प्रोडक्ट पे 10% अगर टैरिफ लगा रहे हैं, क्योंकि जो टैरिफ होता है वो इंपोर्ट्स पर होता है, तो अगर एप्पल यूएस की कंपनी है तो फिर एप्पल के प्राइसेस कैसे बढ़ सकते हैं यूएस में? ये है पहला क्वेश्चन और इसका आंसर अभी मैं दूंगा आपको। और अगर आप ऐसा सोचो, अगर यूएस बाहर की कंपनी है और अगर बाहर से यूएस में इंपोर्ट किया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ यूएस के आईफोन्स के प्राइस ही बढ़ने चाहिए, बाकी के कंट्रीज के प्राइस क्यों बढ़ेंगे? अब ये भी सोचने वाली बात है। तो आप फिक्र मत करो, मैं आपको दोनों रीजन देता हूं। देखो, पहला जो रीजन है वो ये है कि एक्चुअली क्या है कि एप्पल ना यूएस की कंपनी तो जरूर है, लेकिन उसके ज्यादातर आईफोन्स या फिर आईपैड्स या मैकबुक्स ये सारे एशियन कंट्रीज में बनते हैं, मेनली चाइना, वियतनाम और इंडिया में। और फिर उसके बाद जब भी एप्पल अपने फोन्स या फिर आईपैड्स या मैकबुक यूएस में लाएगा तो फिर उसके ऊपर 10% टैरिफ लगेंगे। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि लेट सपोज अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है या फिर चाइना में हो रही है और चाइना से इंडिया के अंदर आईफोन आ रहा है या फिर इंडिया में ही आ रहा है या फिर वियतनाम से चाइना में या वियतनाम से इंडिया में या ब्राजील में किसी भी कंट्री में जा रहा है, तो उसके प्राइसेस कैसे बढ़ेंगे? अब ये जो है वो दूसरा सवाल है। देखिए, अब इसका आंसर क्या है, बहुत सिंपल सा है। अगर 10% टैरिफ लगा है तो एप्पल कंपनी को वो कहीं ना कहीं तो कंपनसेट करना पड़ेगा और ये 10% बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। अब उसको कंपनसेट करने के लिए ऐसा हो सकता है कि बाकी के कंट्रीज में उसकी प्राइसेस बढ़ाए जाएं ताकि इस जो 10% की टैरिफ है ये जो लगा है उसको कंपनसेट किया जा सके। हालांकि ये जो 10% का टैरिफ है ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिलहाल चाइना के ऊपर यूएस ने 125% का टैरिफ लगाया है, वियतनाम के ऊपर 46% का टैरिफ लगाया है, जबकि इंडिया के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 26% का ही टैरिफ है। तो इस वजह से स्मार्टफोन प्रोडक्शन इंडिया में शिफ्ट हो सकता है। लेकिन ब्राजील और वियतनाम के ट्रेड डील से इंडिया की एडवांटेज थोड़ी सी तो कम हो सकती है, लेकिन आई प्रे की इंडिया और ज्यादा डेवलप करे और इंडिया को ही ये सारे डील्स मिल जाएं। अब अगले बिजनेस न्यूज पे जाने से पहले मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है आपसे कि जो ये मैंने इतना लंबा डिटेल में आपको बिजनेस न्यूज सुनाया, उसके क्वेश्चंस आंसर किए, आपको कुछ भी न समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट में लिखना, और अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करोगे या फिर आप मुझे ट्विटर पे क्वेश्चन पूछोगे तो मैं वहां भी आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमें वहां फॉलो कर सकते हो और अपना फीडबैक जरूर देना कि ये जो न्यूज मैंने थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, मैंने इसमें कुछ अपने पॉइंट्स डाले, अपनी नॉलेज डाली, वो आपको सब समझ में आ गया या फिर नहीं आया। स्पेशली वो जो 2 क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स आपको क्लियरली समझ में आ गए हैं या फिर नहीं आए हैं। अगली न्यूज है बलडोटा ग्रुप की। बलडोटा ग्रुप 54,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करके कर्नाटका में एक नया स्टील प्लांट बना रहा है जिसका कैपेसिटी 10.5 मिलियन टन होगा, और ये प्रोजेक्ट कर्नाटका स्टेट का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट है और इसके वजह से लाखों जॉब्स क्रिएट होंगी। तो कर्नाटका ने एक अच्छा काम किया है। और उसके बाद अगर मैं आपको डिविजन्स में बताऊं तो फर्स्ट फेज में बलडोटा ग्रुप 3.5 मिलियन टन का स्टील प्लांट बनाएगी और इसका
इन्वायरमेंटल क्लियरेंस भी मिल चुका है और ये जो पूरा का पूरा प्लांट है वो 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इंडिया का टारगेट 300 मिलियन टन स्टील कैपेसिटी का है, जिसमें बलडोटा 10.5 मिलियन टन कंट्रीब्यूट करेगा और साथ ही साथ इस प्लांट में 295 मेगावाट पावर भी वेस्ट गैसेस के थ्रू जनरेट किया जाएगा। हालांकि ये सब सिर्फ न्यूज है। एक इशू छोटा सा इसमें ये है क्योंकि कुछ लोगों ने इकोलॉजिकल कंसर्न्स उठाए हैं, जिसका जवाब कंपनी ने EIA रिपोर्ट से दिया, बट हो सकता है फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स भी आए। जैसा कि आप देख रहे हो, हैदराबाद में बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा था उसको रोक भी दिया। खैर, जो भी होगा मैं वो तो आपके पास लेकर के आऊंगा ही। अब हम चलते हैं अगले बिजनेस न्यूज की तरफ और ये बिजनेस न्यूज क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ट्रंप ने 90 दिनों के लिए टैरिफ्स रोक दिए हैं, जिससे क्रिप्टो मार्केट में जबरदस्त रैली आई। बिटकॉइन 83,500 USDT तक चला गया और इथेरियम भी ETF ऑप्शंस अप्रूवल के बाद ऊपर चढ़ा। अब फार्ट कॉइन जैसे आल्ट कॉइन ने 45% तक का जंप दिखाया। अब इस रैली के पीछे कई रीजंस थे, जैसे कि SEC चेयर का कंफर्मेशन और मार्केट का जो पॉजिटिव मूड था वो ट्रंप का 90 दिनों का टैरिफ का रुकना। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये SEC है क्या, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि SEC चेयर का मतलब है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशंस का जो चेयरमैन होता है। तो SEC एक अमेरिकन गवर्नमेंट एजेंसी है जो स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स और क्रिप्टो मार्केट्स जैसे सेक्टर को रेगुलेट करती है। हालांकि इंडिया में अभी क्रिप्टो रेगुलेशंस उस तरह से नहीं आए हैं, जब भी आएंगे उसका भी मैं न्यूज जरूर कवर करूंगा। आप सिर्फ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो का मार्केट कैप 2.65 ट्रिलियन USD तक पहुंच गया है। और इसी बात पे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हम चलते हैं अगले बिजनेस न्यूज की तरफ। अगली जो न्यूज है वो है इलॉन मस्क और ओपन AI के बीच में। आपको पता ही है इलॉन मस्क और ओपन AI के बीच में हमेशा फाइट चलता ही रहता है। मैंने पहले भी जो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज ओपन AI के साथ हुई थी, मैंने वो सब कवर किया है। सुचीर बालाजी के हत्या से लेकर के इलॉन मस्क तक आपको ऊपर प्लेलिस्ट पे बटन दिख रहा होगा, आप वहां से जा सकते हो, या फिर आप हमारे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओगे तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। टाटा मोटर्स की प्लेलिस्ट है, उसमें सारे टाटा मोटर्स के न्यूज हैं। ओपन AI की प्लेलिस्ट है, सारे ओपन AI के जो भी हैं न्यूज हैं। फिलहाल क्या हो रहा है मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, इलॉन मस्क ने ओपन AI को $97.4 बिलियन का टेक ओवर ऑफर दिया है, जो सैम एल्टमैन ने रिजेक्ट कर दिया। यानी कि इलॉन मस्क ओपन AI को पूरा परचेज करना चाहते थे और सैम एल्टमैन ने उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। अब इन लोगों के बीच में जो फाइट है, यानी कि इलॉन मस्क और ओपन AI के बीच जो लीगल फाइट चल रही है, जहां पर इलॉन मस्क ने कंपनी पे नए यानी कि न्यू फॉर प्रॉफिट मॉडल को लेकर के केस किया है। साथ ही ओपन AI ने मस्क पे हैरेसमेंट, सोशल मीडिया अटैक्स और झूठे लीगल क्लेम्स का इल्जाम लगाया है। खैर, इन दोनों की लड़ाई तो चलती रहेगी। हम लोग चलते हैं अगले बिजनेस न्यूज की तरफ और न्यूज है आनंद राठी वेल्थ की। आनंद राठी वेल्थ अपने Q4 FY25 रिजल्ट्स 10 अप्रैल को डिक्लेयर करेगा और एनालिस्ट को ऐसा लगता है कि इस कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर EBITDA और प्रॉफिट में डबल डिजिट की गिरावट हो सकती है, लेकिन ईयर ऑन ईयर नंबर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। फिलहाल ईयर ऑन ईयर नंबर्स कितने स्ट्रॉन्ग होंगे इसका किसी को भी अंदाजा नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है कंपनी डिविडेंड भी अनाउंस करे। वहीं पे अगर मैं आपको एस्टिमेशंस पे लेके चलूं तो ऐसा बताया जा रहा है कि कंपनी का रेवेन्यू 226.2 करोड़ रुपीस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 67.7 करोड़ रुपीस हो सकता है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेशंस हैं। अगर मैं आपको कुछ स्टॉक के नंबर्स की तरफ लेके चलूं तो ये स्टॉक अभी 1770.75 रुपीस पे है, जो 52 वीक हाई से 24% नीचे है और इस स्टॉक का 52 वीक हाई 2320 रुपीस पर बना था। वैसे तो 24% नीचे जाने के बावजूद अभी भी ये स्टॉक ओवर वैल्यूड बताया जा रहा है, तो आप अभी इसमें एंट्री मत लेना। आप अपना रिसर्च करना, आपको अच्छा लगे तभी आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना, वरना इस कंपनी से दूर रहने की जरूरत है आपको। अगली न्यूज है TCS की। TCS ने अपने Q4 रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है और ये डिविडेंड 30 रुपीस पर शेयर का फाइनल डिविडेंड है। और अगर डिविडेंड की बात हो ही रही है
तो मैं आपको ये भी बता दूं कि 2023 से 2024 के दौरान टीसीएस ने अपने शेयर होल्डर्स को 73 रुपीज पर शेयर का टोटल डिविडेंड दिया था, जबकि 24 से 25 के बीच में यानी कि 2024 से 2025 तक टीसीएस ने टोटल 126 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। अगली बिजनेस न्यूज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्पेशली अगर आप फैशन में बहुत ज्यादा इंडल्ज रहते हो तो, क्योंकि पराडा ने वर्साचे को 1.375 बिलियन डॉलर में खरीदने का डील फाइनलाइज किया है और ये बहुत ही बड़ा डिस्काउंट है। आप ऐसा कह सकते हो कि लगभग हाफ वैल्यूएशन पे पराडा इसको खरीद रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2018 में कैपरी ने वर्साचे को 2.15 बिलियन डॉलर में खरीदा था और इस वक्त पराडा वर्साचे को सिर्फ 1.375 बिलियन डॉलर में ही खरीद रहा है। और अब हम चलते हैं कल के सवाल की तरफ। कल मैंने आप सभी से पूछा था कि ईएमएस क्या होता है। तो ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ये एक तरह का सर्विस मॉडल है जहां पर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स का डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और रिपेयर का काम करती है। जैसे कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज इंडिया का लीडिंग ईएमएस प्रोवाइडर है जो टीवीएस, मोबाइल फोन्स, वॉशिंग मशीन, सेट टॉप बॉक्स, एलईडी बल्ब और भी कई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी हमारी आज की बिजनेस न्यूज। कोई भी फीडबैक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, दिल खोल के मुझे फीडबैक दें और कल हम फिर से इसी टाइम पे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।